नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक बैठक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रकरण नंबर 3, रीतिकाल के अन्य कवि। अब तक हम रीतिकाल के उन ग्रंथकारों की बात कर चुके हैं जिन्होंने किसी न किसी रूप में लक्षण ग्रंथों की रचना की थी। इस अध्याय के अंतर्गत हम उन कवियों की चर्चा करेंगे जिन्होंने लक्षण ग्रंथ ना लिखकर कुछ प्रबंध काव्य लिखे हों या किसी ने नीति, भक्ति या श्रृंगार की फुटकल कविताएं लिखी हो। ऐसे कवियों में घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा आदि प्रमुख है। चलिए बात करते हैं घनानंद की। देखिए, घनानंद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। कहते हैं एक दिन का वाक़या था कि दरबार में कुछ लोगों ने साजिश की और बादशाह से कहा कि हमारे जो मीर मुंशी जी है घनानंद, वो साहब बहुत अच्छा गाते हैं। बादशाह ने उनसे अनुग्रह किया तो उन्होंने टाल मटोल किया। इस पर लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि ये इस तरह नहीं गाएंगे। यदि इनकी प्रेमिका सुजान, जो कि एक वेश्या थी, अगर वो कह देंगे तो ये नहीं टालेंगे। बादशाह ने ऐसा ही किया। उन्होंने उस वेश्या को दरबार में बुलाया तो घनानंद उसके सम्मुख मुख करके और बादशाह की तरफ पीठ करके एक ऐसा गाना गाया कि लोग तन्मय होकर डूब गए उस गाने में। बादशाह जितने गाने में खुश हुआ उतना ही उनकी इस बेअदबी पर नाराज़ भी हुआ। उनको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उनको शहर से निकाल दिया। जब वो शहर छोड़कर जाने लगे तो सुजान से भी निवेदन किया कि क्या वो भी उनके साथ चलेगी, किंतु वो वहाँ पे जाने से उन्हें इनकार कर दिया। कहते हैं कि इस घटना के बाद उन्हें प्रेम से विराग उत्पन्न हो गया था और वो वहाँ से वृंदावन जाकर निम्बार्क संप्रदाय में जो वैष्णव संप्रदाय था वहाँ पे वो दीक्षित हो गए थे। एक और हमें इतिहास में घटना प्राप्त होती है कि जब नादिर शाह के सिपाही मथुरा की तरफ आ गए थे लूटते उड़ते, तब कुछ लोगों ने उनसे कह दिया कि वृंदावन में बादशाह का मीर मुंशी रहता है, उसके बाद तो अकूत धन होगा, जाओ और लूट लो। सिपाहियों ने ऐसा ही किया और उन्हें आके घेरा और 3 बार बोला जर जर जर, अर्थात धन धन धन, चिल्लाओ। चिल्लाने लगे। घनानंद जी ने शब्द को उल्टा कर दिया। जर को रज 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 कहकर 3 मुट्ठी वृंदावन की धूल उन पर फेंक दी, क्योंकि उनके पास तो सिवाय उस मिट्टी के और कुछ था ही नहीं। कहते हैं सैनिकों ने क्रोध में आकर इनका हाथ काट दिया था। और ये भी प्रसिद्ध रहा है कि मरते समय उन्होंने अपने उसी रक्त से एक कवित्त लिखा था जो कुछ इस प्रकार है। बहुत दिनान की अवधि आस पास परे, खरे अरबरनी भरे है उठी जान को। देखिए, घनानंद जी ने कितने ग्रंथ लिखे उनका वास्तव में ज़्यादा पता नहीं है, किंतु जो प्राप्त होते हैं वो है सुजान सागर, विरह लीला, कोक सागर, रस केवली और कृपा कांड। विरह लीला काफ़ी प्रसिद्ध रहा था उनका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आगे लिखते हैं कि इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में कोई कवि इतना समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी इनमें अपूर्व है। विप्रभ श्रृंगार की अधिकतर इन्होंने लिया है। आगे उन्होंने ये भी लिखा है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवाब देने का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। परीक्षा में कई बार ऐसी पंक्तियां पूछ लेते हैं और ये भी पूछ लेते हैं कि ये किस कवि के संदर्भ में लिखा है, तो ठाकुर का नाम, आलम का नाम के साथ साथ घनानंद का नाम दे दिया जाता है। इनके संबंध में ये एक उक्ति भी कही जाती है जो इनकी नहीं लिखी हुई है। ब्रजनाथ के एक नाम से कवि रहे हैं, उन्होंने लिखा था घनानंद के लिए कि ने ही महा ब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरताहु के भेद को जाने। ये घनानंद जी का कथन नहीं है, ये ब्रजनाथ जी का कथन है। आगे हम बात करते हैं इनके काव्य में जो प्रेम मिलता है। शुक्ल जी लिखते हैं कि प्रेम दशा की व्यंजना ही इनका अपना क्षेत्र है। प्रेम की गूढ़ता की जो अंतरदशा का उद्घाटन जैसा इनमें है वैसा हिंदी के अन्य श्रृंगारी कवि में नहीं प्राप्त होता। अब आगे इन्होंने और भी कुछ पंक्तियां लिखी है शुक्ल जी ने।
घनानंद के लिए लिखा है कि भाषा का जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं है। भाषा मानो उनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी वशवर्तनी हो गई थी कि ये उसे अपनी अनूठी भावभंगी के साथ साथ जिस रूप में चाहते थे उस रूप में मोड़ सकते थे। शुक्ल जी आगे लिखते हैं कवि वृंद के बारे में। देखिए, कहते हैं कि ये एक कृष्ण नरेश महाराज राज सिंह के गुरु थे और उनके साथ साथ वो औरंगजेब की फौज तक ढाका तक गए थे। और हमारे हिंदी साहित्य में इनके जो प्रसिद्धि है वो इनके वृंद सतसई नाम से है, जिसमें नीति के 700 दोहे बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। और इन्हीं वृंद सतसई के कारण इनकी जो ख्याति है वो एक सूक्तिकार के रूप में प्राप्त होती है। उनकी जो एक सूक्ति दी हुई है वो दोहे के रूप में इस प्रकार है कि भले बुरे सब एक सम जौ लो बोलत नाही, जानी परत है काग पिक अब ऋतु वसंत के माहे। आगे लिखा है कवि आलम के बारे में। इनके बारे में भी इनकी प्रेम कथा भी बड़ी प्रसिद्ध रही है कि कहते हैं कि ये जाति से ब्राह्मण थे, पर इनको शेख नाम की एक रंगरेजिन से प्रेम हो गया था और वो उस रंगरेजिन से विवाह करने के लिए मुसलमान हो गए थे। अब ये औरंगजेब के जो बेटा था मुअज्जम, उनके आश्रम में रहते थे और इनकी कविताओं का एक संग्रह है आलम के लिए। उनकी जो प्रेम कथा की जो बात आई है उनके बारे में शुक्ल जी लिखते हैं कि देखिए, शेख रंगरेजिन थी जो कपड़ों में रंग चढ़ाते हैं, परंतु वो अच्छी कविताएं भी करती थी। आलम के साथ प्रेम होने की विचित्र कथा प्रसिद्ध है। शुक्ल जी लिखते हैं कि कहते हैं कि एक बार आलम ने पगड़ी रंगने को दी तो जिसकी किनारे की गांठ में भूल से एक कागज़ का चिट बंध के उनके साथ चला गया था और उस चिट में दोहे की एक आधी पंक्ति लिखी हुई थी, कनक छरी सी कामिनी काहे को कटी छीन। शेख ने जब देखा तो उस दोहे को पूरा किया और जो पगड़ी को रंगने के बाद उसी के वापस किनारे पे उन्होंने गांठ में बांध दिया और वो दोहा उन्होंने इस प्रकार पूरा किया, कटी को कंचन काटी विधि कुचन मध्य धरी दीन। उस चीट को फिर उन्होंने ज्यों का त्यों पगड़ी की खूंट में बांध कर लौटा दिया। कहते हैं कि उसी दिन से आलम शेख के प्रेम में पड़ गए और आखिर में उन्होंने विवाह किया। और अंत में उनके बारे में लिखा है कि कहते हैं कि जो आलम की रचनाओं के संग्रह है उसमें बहुत सारे कवित्व जो है वो उनकी पत्नी शेख के भी लिखे हुए हैं। देखिए, शुक्ल जी आगे लिखते हैं कि आलम रीतिबद्ध रचना करने वाले कवि नहीं थे, ये प्रेमोन्नत कवि थे और अपने तरंग के अनुसार रचना करते थे। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है और उत्प्रेक्षाएं भी इन्होंने बड़ी अनूठी और बहुत अधिक कही है। साथ ही साथ इन्होंने रेखता या उर्दू भाषा में भी कवित्व लिखे हैं। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रस खान और घनानंद की कोटि में होनी चाहिए। आचार्य शुक्ल जी इस बात पर जोर देते हैं। इसी परंपरा में आगे नाम आता है कवि लाल का। लाल कवि ने एक पुस्तक लिखी थी जो नाम थी छत्र प्रकाश नाम से, और लाल का ये जो छत्र प्रकाश है ये प्रबंध कौशल के रूप में बहुत प्रसिद्ध रहा और उसी में इनकी जो गणना है वो की जाती है। अगला नाम आता है इसी परंपरा में रसनिधि का, जिनका वास्तविक नाम पृथ्वी सिंह था और इन्होंने बिहारी सतसई के अनुकरण पर एक दोहों का ग्रंथ बनाया था जिसका नाम रखा उन्होंने रतन हजारा। आगे इसी परंपरा में हम बात करते हैं गिरधर कवि राय का। देखिए, गिरधर कवि राय ने नीति की कुछ कुंडलियाँ लिखी थी जिसके लिए वो बड़े प्रसिद्ध हुए थे। कुंडलियों के लिए ये आज भी जाने जाते हैं। अगला जो नाम आता है वो है सूदन। ये मथुरा के रहने वाले माथुर चौबे थे और इन्होंने सुजान चरित नामक का एक प्रबंध काव्य लिखा था। एक और नाम आता है इसी परंपरा में बोधा, जिनका वास्तविक नाम बुद्धिसेन था, पर वो जिन महाराज के राज्य में रहते थे वो उन्हें प्यार से बोधा कहते थे और वर्तमान में ये बोधा ही नाम से इतने प्रसिद्ध हो गए कि इनके वास्तविक नाम से इनको नहीं जाना जाता।
देखिए, बोधा के बारे में भी कहा जाता है कि इन्होंने भी प्रेम किया था और उसी प्रेम के स्वरूप उन्होंने अपना काव्य में उसका प्रभाव दिखाया। शुक्ल जी लिखते हैं कि पन्ना दरबार में एक सुभान नाम की वेश्या थी जिस पर इनका प्रेम हो गया था। इस बात पर रुष्ट होकर महाराज ने एक बार इनको अपने देश से 6 महीने का दंड देकर निकाल दिया। देखिए, सुभान के वियोग में 6 महीने इन्होंने बड़े कष्ट से बिताए और इसी बीच उन्होंने विरह वारिश नाम की एक पुस्तक लिखी थी। 6 महीने बाद जब ये फिर दरबार में लौट कर आए तो उन्होंने उसी विरह वारिश के कुछ कवित महाराज को सुनाए। महाराज बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें कुछ मांगने को कहा तो उन्होंने कहा सुभान अल्लाह। महाराज ने भी प्रसन्न होकर सुभान को उन्हें दे दिया और उनकी मुराद पूरी हुई। कहते हैं कि विरह वारिश के अतिरिक्त इश्क नामा भी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। इनके बहुत से फुटकर कवित सवैयाँ इधर उधर पाए जाते हैं। शुक्ल जी आगे लिखते हैं कि बोधा एक रसोन्मत्त कवि थे। इससे उन्होंने कोई रीति ग्रंथ न लिखकर अपनी मौज के अनुसार फुटकल पद्यों की रचना की और ये अपने समय के एक प्रसिद्ध कवि थे। इसी परंपरा में जो अगला नाम आता है वो है ठाकुर। देखिए, शुक्ल जी ने 3 ठाकुर का नाम दिया है, पर हमारे इस परंपरा में जो प्रसिद्ध ठाकुर थे वो बुंदेलखंड के थे जिनका पूरा नाम था ठाकुर दास। कहते हैं कि इनके पिता का विवाह बुंदेलखंड के जिस राजा की पुत्री के साथ हुआ था, बाद में उनके पिता अपने ससुराल में जाकर ही बस गए थे और ठाकुर का जन्म भी वहीं हुआ था। शिक्षा समाप्त होने पर ठाकुर अच्छे कवि थे और वहाँ जैतपुर में बड़ा सम्मान पाने लगे थे। आगे चलकर कहते हैं कि इनका हिम्मत बहादुर गोसाई एक राजकुमार थे बुंदेलखंड के आसपास, तो वहाँ में उन्होंने कभी कभी पद्माकर जी के साथ ठाकुर की नोकझोंक हुआ करती थी। एक बार पद्माकर जी ने कहा कि ठाकुर कविता तो बहुत अच्छी करते हैं पर पद कुछ हल्के लग पड़ते हैं। इस पर ठाकुर बोले, तभी तो हमारी कविता उड़ती फिरती है। इनकी जो कविताओं का जो संग्रह प्राप्त होता है वो ठाकुर ठसक नाम से प्राप्त होता है, जो बाद में लाला भगवान दीन ने निकाला था। शुक्ल जी उनके बारे में आगे लिखते हैं कि ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे। इनमें कृत्रिमता का लेश नहीं है, न तो कहीं व्यर्थ का शब्दाडंबर है, न कल्पना की झूठी उड़ान है, न अनुभूति के विरुद्ध भावों का उत्कर्ष। जैसे भावों का जिस ढंग से मनुष्य मात्र अनुभव करते हैं, वैसे भावों को उसी ढंग से यह कवि अपनी स्वाभाविक भाषा में उतार देता है। बोलचाल की चलती भाषा में भाव को ज्यों का त्यों सामने रख देना इस कवि का लक्ष्य रहा है। ब्रज भाषा के श्रृंगारी कविता प्रायः स्त्री पात्रों के ही मुख की वाणी होती है, अतः स्थान स्थान पर लोकोक्तियों का जो मनोहर विधान इस कवि ने किया है उससे उक्तियों में तो और भी स्वाभाविकता आ गई है। लोकोक्तियों का जैसा मधुर उपयोग ठाकुर ने किया है वैसा और किसी कवि ने नहीं किया है। ठाकुर जी के इस वर्णन के साथ ही रीतिकाल के जितने ग्रंथकार थे उन सबका वर्णन समाप्त होता है।